हेलो एवरीबॉडी। मेरी फर्स्ट क्लास है। संतोष राम जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो आप आज से मैं अभी अभी हम बेसिक्स पे ही हैं। आप जो आपका रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी पीछे की, आप वो देख लेना। कोई ज्यादा हम आगे नहीं बढ़े हैं अभी। ठीक है, हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस पीछे की जो क्लासेस हुई हैं रिकॉर्डिंग में, आप वो रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ लास्ट क्लास में कुछ रह गया था पेंडिंग, जो मैंने बोला हो कि कुछ रह गया हो पेंडिंग आप मेरी साइड से? कुछ है ऐसा? मेरी वॉइस आ रही है क्लियर नाउ? आई एम ऑडिबल? पेंडिंग नहीं है? ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको मैंने कंपनी का एमओए दिखा दिया था, एओए भी दिखा दिया था, उसका मैंने आपको स्पाइस फॉर्म भी दिखा दिया था। पहले मैं आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनवा रहा हूँ। देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें कुछ फॉर्म्स बनाने होते हैं, मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, तो देखिए क्या कौन कौन सबसे पहला जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं स्पाइस फॉर्म। स्पाइस प्लस, सॉरी, स्पाइस प्लस। ठीक है, ये मैं आप लिखते रहना। स्पाइस प्लस के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में क्या होता है? पार्ट ए में हम नेम रिजर्व करते हैं। जिस नाम से हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है उस नेम को हम रिजर्व करते हैं पार्ट ए के थ्रू। ठीक है, और पार्ट बी के अंदर हम इसमें बताते हैं पूरे जो फॉर्म्स हमें बनाने होते हैं वो फॉर्म्स हम पार्ट बी के अंदर बनाते हैं। जैसे कि आपका पेन नंबर हो गया, जो मैंने बताया था DIR2 लगता है या MP1 लगता है, या रजिस्टर्ड ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, NOC हो गया, डायरेक्टर्स के और सब्सक्राइबर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे इस पार्ट बी में जाते हैं। तो ये पूरा पूरा फॉर्म बनाना पड़ता है हमको। ठीक है, पार्ट ए किस लिए है कि देखिए, कंपनी जैसे मान लीजिए मैंने कल को बोला कि मेरे को कोई कंपनी बनानी है। आप सपोज करो कि मैंने बोला कि मेरे को कंपनी लेट से कर लो, जो सिमिलर नाम से मैं बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ, किसका नाम बोलूँ मैं? मान लो मेरे को नाम चाहिए पेनोरेक्स। अब पेनोरेक्स एक LLP है जो मैंने ही बनाई थी। अब मैंने बोला मेरे को पेनोरेक्स एक कंपनी बनानी है, तो मैंने अप्लाई कर दिया पेनोरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। वहां पे नाम है पेनोरेक्स इंडस्ट्रीज LLP, जो मैंने बनाई थी। अब मैं चाहता हूं कि मुझे पेनोरेक्स नाम मिल जाए। तो अब मैं पहले कंफर्म करूंगा ना कि वो नाम मुझे मिले, क्योंकि जब मैं डॉक्यूमेंटेशन बनाऊंगा सारी, उसमें क्या होगा, उसमें हर जगह पे कंपनी का नाम मेंशन किया जाएगा कि मेरी कंपनी का नाम क्या है। अब वो नाम मुझे अवेलेबल होगा कि नहीं होगा ये पता कैसे लगेगा? अब पता लगा, मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स बना लिए, पूरा फॉर्म रेडी कर लिया, और फिर ROC ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तो आपको देंगे नहीं नाम। ऐसे काम ROC से नहीं होता, CRC से होता है। मैं बताता हूँ CRC क्या होता है। तो यहाँ नेम रिजेक्ट होगा, CRC ने नेम रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि कभी भी अगर आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो सबसे पहले आप नेम को रिजर्व करवाइए। नेम रिजर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? स्पाइस प्लस फाइल करना पड़ेगा, और वो भी पार्ट ए। पार्ट ए आप फाइल करेंगे। फाइल करने में आपको क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको उस कंपनी के दो नाम दे सकते हो एक बार में। एक बार में 1000 रुपए की फीस पे होती है उसके लिए। आपको मिलेंगे दो नाम की प्रायोरिटी बेसिस पे। जैसा लेट सपोज, मैं क्या बोला कि आपको एक बार में दो अटेम्प्ट मिलेंगे अप्लाई करने के। वो आपने अप्लाई कर लिया, देख लिया। उसके बाद अगर आप दो चलते हैं, अप्रूवल मिल जाता है, तो पार्ट बी ऑटोमेटिकली खुल जाएगा आपके लिए। जो वही स्पाइस पार्ट ए जो है वो पार्ट बी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप उसको आगे प्रोसीड करके फॉर्म को बना सकते हैं। जब तक पार्ट ए कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप पार्ट बी पे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका नेम रिजर्व है। नेम रिजर्व है ना? हाँ, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, उस ऑब्जेक्ट को आपको उसी टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मेरे को कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, ऑब्जेक्ट तो पहले बताएगा ना कि डायरेक्टर सब्सक्राइबर आपको पहले बताएगा कि मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है। वो ऑब्जेक्ट आपको बता दिया उसने, उसके आपसे आपको ड्राफ्टिंग करनी है, पूरा ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एप्लीकेशन में पार्ट ए में क्या क्या जाएगा? दो नाम दे सकते हो, वो प्रायोरिटी बेसिस पे देना है। सपोज करो मेरे पास दो नाम है, A लिमिटेड, B लिमिटेड, बट मेरी पहली प्रायोरिटी A लिमिटेड है कि पहले मुझे ये मिलना चाहिए, अगर मिल सकता है तो मैं पहली प्रायोरिटी में A लिमिटेड डालूंगा। अगर A ना मिले तो मैं B पे जाऊं, तो फिर मैं उसको सेकंड में डालूंगा B लिमिटेड। ठीक है, और आपको NIC कोड आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए। तो वो मैं जब आपको एक एप्लीकेशन लगा के दिखाऊंगा तब समझाऊंगा कि NIC कोड कैसे ढूंढते हैं। वो अब तो इजी हो गया, आप जो आपका काम है उसके हिसाब से सर्च कर लो, और मैं आपको NIC कोड की लिस्ट जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको NIC कोड का जो PDF है मेरे पास,
और हाँ, एक चीज और भी, मैं आपको स्टैम्प ड्यूटी एलएलपी के लिए क्या क्या स्टैम्प ड्यूटी है उसकी भी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, हर स्टेट में एलएलपी का क्या क्या स्टैम्प ड्यूटी का रेट चल रहा है एलएलपी के लिए। क्लियर है? पार्ट ए समझ में आ गया। एंड सेकंड इज पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म्स अटैचमेंट जो भी मैंने लास्ट लास्ट क्लास में बताई थी कि ये चीजें लगती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आप उसमें फाइल करते हो अटैचमेंट लगा के। क्लियर है? क्लियर? ओके। अब मैं आपको पहला पहला फॉर्म कौन सा बनता है, पहला फॉर्म बनता है स्पाइस प्लस, दूसरा होता है ई एम ओ ए, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैंने बताया था मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। राइटिंग समझ लेना, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। ठीक है, तीसरा बनता है ई ए ओ ए, इसे क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, चौथा बनता है अजाइल प्रो। चौथा क्या होता है, अजाइल, अजाइल प्रो, AGILE, अजाइल प्रो। और पांचवा बनता है INC9, INC9। ये पांच टोटल फॉर्म हमको बनाने होते हैं जब हम एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये पांच फॉर्म एक साथ अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं इन पांचों फॉर्म का मतलब बताता हूँ क्यों, किसमें क्या क्या होता है। एमओए आपको पता है, एमओए में क्या होता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट और सब्सक्राइबर की डिटेल होती है, किस कंपनी को कौन बना रहा है। उस एमओए के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए सॉरी, छह क्लॉजेज होते हैं उसके लिए, मैंने बता चुका हूँ। और मेन जो होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एओ में आपको बता चुका हूँ, एओ में क्या होता है, कंपनी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, वो सारी की सारी डिटेल एओए के अंदर होती है। यानी कंपनी मैनेज कैसे की जाएगी, पहला डायरेक्टर कौन होगा, शेयर ट्रांसफर कैसे किए जाएंगे, जो भी है सब आर्टिकल में होता है। अजाइल प्रो क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता है, पहले क्या था कि कंपनी को, अगर हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कंपनी में मान लो ESI भी एप्लीकेबल है, मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESI सुना होगा सबने। ESI का जो कार्ड बनता है लोगों का, ESI पता है, प्रोविडेंट फंड, PF एंड ESI। कमेंट करो, शोमिल, रोहित। ESI नहीं पता आपको सोमिल? प्रोविडेंट फंड सुना है? अरे ESI के हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल जो होता है ESI का, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नहीं सुना? कमेंट नहीं कर रहा कोई। इम, आप लोगों को ESI और प्रोविडेंट फंड नहीं पता है? पीएफ, जो लोग बोलते हैं पीएफ मिलता है, पीएफ कट रहा है, पीएफ जब किसी को सैलरी मिलती है तो पीएफ नहीं बोलता, पीएफ कट गया, पीएफ कट गया। पीएफ पता है, ESI नहीं। ESI एक गवर्नमेंट की एक फैसिलिटी है, गवर्नमेंट का एक स्कीम है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि आपको एक ना मिनिमम कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अपनी सैलरी का। ठीक है, 4% होता है, 4% में से 3.25 जो होता है वो एम्प्लॉयर देता है, और 0.75% एम्प्लॉय के कटते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। 3.25 एम्प्लॉय देता है और 0.75 एम्प्लॉयर देता है, 4% कटता है सैलरी का। और जिसकी सैलरी 21,000 से नीचे नीचे होती है उसी पे एप्लीकेबल होता है। 21,000 से ऊपर अगर अगर आप चले गए तो आप पे ESI एप्लीकेबल नहीं होता, आप उसमें मेंबर नहीं। अब इसकी फैसिलिटी क्या होती है, इसका मेन बेनिफिट ये होता है, ESI ने क्या करके, ESI के हॉस्पिटल्स खुलते हैं बहुत, पूरी दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया इसके हॉस्पिटल्स हैं। इसमें एक कार्ड बन जाता है, ठीक है, हर एम्प्लॉय का एक कार्ड बन जाता है। तो उसमें ना उसको कभी भी अगर अपना इलाज कराना हो तो वो उस हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका सारा इलाज किया जाता है। ठीक है, बहुत फैसिलिटीज होती है ESI की। ये एक तरह से लेबर लॉ का पार्ट है और इसकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं ESI की। मैं ये सुन के हैरान हूं कि आप लोगों को ESI नहीं पता है। आप में से कोई दिल्ली का है, दिल्ली का कोई है? नो सर। चलो ठीक है,
अगर दिल्ली का होता तो मैं हॉस्पिटल के नाम बताया था कहाँ पे ईएसआई का होता है। आप एक काम करना, आज घर पे जा, ये क्लास खत्म होने के बाद ना एक बार ईएसआई के बारे में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा क्या होता है ईएसआई। ठीक है, हॉस्पिटल्स होते हैं इसके, और उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपकी सैलरी से एक मुश्किल, मान लो किसी की सैलरी 10,000 रुपये, तो उसका 3.75% कटेगा, तो वही 300-400 रुपये कटता है जो भी है, और उसके बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं। तो हर बंदा जो 21,000 से नीचे का चाहेगा कि उसका ईएसआई का कार्ड बन जाए, क्योंकि उसमें बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपके। अगर ईएसआई हॉस्पिटल में अगर वो इलाज अवेलेबल नहीं है, तो उनको बाहर से जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा ईएसआई बेयर करती है। ठीक है, उसके बाद एक बेनिफिट सबसे अच्छा क्या होता है, सपोज करो मिस्टर ए है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ईएसआई कार्ड है, अब वो चला गया ईएसआई में एडमिट हो गया, वो 6 महीने के लिए एडमिट है। अब उसके लिए एक अटेंडेंट चाहिए, जो अटेंडेंट होगा, जो उसके साथ हमेशा बैठेगा, उसकी देखभाल के लिए। तो अब सपोज करो कि उसका भाई बैठ रहा है उसके साथ, वो जॉब कर रहा है, तो उसने मान लो 3 महीने की छुट्टी से वो 3 महीने की से वो छुट्टी पे बैठा हुआ है, तो उसकी सैलरी का भी उसको कंपनसेशन मिलता है, जो अटेंडेंट है उसको भी, उसका भी पैसा मिलता है ईएसआई की तरफ से। नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन समझते हो क्या होता है? इंडिया में जितने भी कंपनीज बनती हैं सब के सब अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में बनती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी कॉर्पोरेशंस हैं जो डायरेक्ट पार्लियामेंट से पास होके आती हैं। मैं उन कॉर्पोरेशन का नाम बताऊं, एलआईसी का नाम सुना होगा आपने, सुना है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। एसबीआई का नाम सुना होगा आपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये डायरेक्ट पार्लियामेंट से इसके लिए अलग से एक एक्ट पास हो रखा है। ठीक है, आपने आईसीएसआई सुना होगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, द आईसीएआई, द चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, क्या नाम है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सारा आईसीएआई। हाँ, ये सब के सब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैं, आईसीडब्ल्यूएआई, आईसीएसआई और आईसीएआई। इनके ये किसी कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बने हुए हैं, इनके ऊपर एक अलग से एक्ट पास है। आईसीएआई का अलग है, आईसीएसआई का अलग है, आईसीडब्ल्यूएआई का अलग है। तो ये इनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो डायरेक्ट पार्लियामेंट से पास होते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह से जो ईएसआई है, इसका है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से वो नहीं है। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर नहीं है। क्लियर है? तो अब क्या होता था कि जैसे मान लो इसकी लिमिट्स होती हैं, अगर आपके आपके कंपनी में 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, तो आपको लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपको ईएसआई के अंदर, जैसे अगर आपके 10 से ज्यादा अगर आपके एम्प्लॉयज हैं, तो आपके ऊपर ईएसआई कंपलसरी हो जाता है, आपको उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना है। और अगर आपके 20 या 20 से ज्यादा अगर हैं, तो आपको प्रोविडेंट फंड में क्या कहते हैं, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, प्रोविडेंट फंड में आपकी मर्जी है, अगर 20 से नीचे भी हैं तो आप वॉलेंट्री बेसिस पे भी करवा सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन ईएसआई में नहीं, ईएसआई में आपके 10 पूरे होंगे उसके बाद ही करवा सकते हो। अब एक बात है, कंपनी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, मान लो मेरे एम्प्लॉयज पहले दिन से 15, 20 या 50 हो जाएंगे, तो मुझे तो ईएसआई में लेना पड़ेगा, और प्रोविडेंट फंड का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अब क्या है कि अब मैं दोबारा की दोबारा उसमें ईएसआई और प्रोविडेंट फंड के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूंगा, फिर उधर जीएसटी अप्लाई करना पड़ जाता है, फिर इधर पहले तो पैन नंबर भी अप्लाई करना पड़ता था, अब नहीं है। तो ये बहुत सारा कंप्लाइंसेस का बर्डन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने 2020 में इन्होंने एक फॉर्म, पहले हुआ करता था अजाइल फॉर्म, सिर्फ अजाइल बोलते थे, इन्होंने इसका अल्टरनेट निकाल दिया, अजाइल प्रो। अजाइल प्रो, ये आपका मेरे ख्याल से, मैं जहां तक मुझे डेट याद है, ये आया था शायद 23 फरवरी से लॉन्च हुआ था, 23 फरवरी 2020, 21 21 में लॉन्च हुआ था ये, 23 फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ था ये। 21 था ना? हाँ हाँ, 21 नहीं, 20 में हुआ था, सॉरी, 20 में हुआ था ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले अजाइल फॉर्म नॉर्मल था, अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दे दिए इस अजाइल के अंदर। इसके अंदर बोला आप ईएसआईएसी के अंदर भी रजिस्ट्रेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगा, प्रोविडेंट फंड के अंदर भी आपको साथ के साथ मिल, और साथ में आप चाहो तो जीएसटी भी अप्लाई कर सकते हो साथ के साथ। जीएसटी भी आपको क्या होगा, साथ के साथ एप्लीकेशन के साथ ही आपको मिल जाएगा। यानी क्या हुआ, जैसी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, आपके पास एएसआईसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो पहुंच जाएगा,
प्रोविडेंट फंड का पहुंच जाएगा, ये आता है आपका मेल पे, ये ईमेल पे आएगा इसका रजिस्ट्रेशन। इसका जो नंबर होता है ये मिलता है आपको मोबाइल पर, मोबाइल पे ओटीपी आएगा आपको, उसमें आपको डिटेल आ जाएगी, उसमें सब कुछ मिल जाएगा, उसको आप संभाल के रख लेना, तो बात है बहुत। और जीएसटी नंबर तो मैंने आज तक नहीं अप्लाई किया, जीएसटी नंबर मैं अप्लाई नहीं करता, कंपनी इनकॉर्पोरेशन टाइम पे मैं नहीं करता, क्योंकि जीएसटी वाले दुखी करते हैं बहुत ज्यादा, आजकल वैसे ही बुरा हाल कर रखा है, जीएसटी वाले जीएसटी नंबर देने को तैयारी नहीं, इतना दुखी कर रखा है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस लाके दे दी गवर्नमेंट ने, कि आपको ना अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह पे आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म डालो। अब देखो कंपनी हमने इनकॉर्पोरेट की, पेन नंबर हैंड, देखो क्या क्या चीज मेरे को साथ के साथ, जो पहले अलग से पेन नंबर हमें हैंड टू हैंड मिल गया, क्लियर है, टेन नंबर हमारा उसी में आ जाता है सीओआई में, पेन 10 हो गया। उसके बाद डिन नंबर हमें अलग से अप्लाई नहीं करनी पड़ती डायरेक्टर की, वो भी हैंड टू हैंड आ जाती है। पहले डिन नंबर पहले अलग से अप्लाई करनी पड़ती थी, 2017 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 17, हाँ 17 से पहले की, जब ये स्पाइस फॉर्म नहीं आया था, 17-18 जो भी था, पहले अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो पहले जितने मान लो 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो तीनों डायरेक्टर के पहले डिन अप्लाई करो। अब डिन अप्लाई करने के 500-500 के चलान भरो और मेहनत अलग से करो, पहले डिन अप्लाई करो, फिर उसके बाद फॉर्म आएगा, फिर नेम अप्लाई करो, आईएनसी 1 अप्लाई 1 से होता था पहले, आईएनसी 1 होता था एक फॉर्म, उसमें नेम अप्लाई करते थे, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फाइल करो, तो बहुत दिक्कत थी। तो गवर्नमेंट ने फिर स्पाइस लॉन्च कर दिया, नया आया था 2018 या 17 में आया था, तो उसमें क्या बोला, आपको पेन नंबर अलग से अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेन नंबर भी नहीं है, डिन नंबर भी नहीं है, आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन, हाँ जीएसटी का यही चल रहा है आजकल, दुखी कर रखा है जीएसटी वालों ने, मैं खुद परेशान हूँ जीएसटी से। ठीक है, 10 हो गया, डिन नंबर भी आपको हैंड टू हैंड मिल जाता है। अब अजाइल में क्या क्या डाल दिया आपका, अजाइल में डाल दिया कि आपको ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन, प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन, और अगर आप चाहते हो तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, वो भी इसी इसी में आपको मिल जाएगा। कौन कौन सा हो गया, ईएसआईसी, प्रोविडेंट फंड और जीएसटी। अब एक बात हो, एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन में कितनी चीजें आ गई, पेन, टेन, डिन, ईएसआईसी, प्रोविडेंट फंड, जीएसटी। क्या एक सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, कि आप एक जगह पे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराओ, हम आपको सारे के सारे रजिस्ट्रेशन एक बार में दे देंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस आ गया, कि लो भाई सब एक बार में ले लो। इससे क्या कंप्लाइंसेस का बर्डन कम हुआ, जो पहले दिक्कत थी। नहीं, ट्रेडमार्क नहीं होता, ट्रेडमार्क अलग से अप्लाई करना पड़ता है, ट्रेडमार्क हैंड टू हैंड नहीं मिल जाता, ट्रेडमार्क लेने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि क्या इस, नहीं ट्रेडमार्क नहीं है। अब क्या मैं इसको सिंगल विंडो क्लियरेंस बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, सिंगल विंडो क्लियरेंस है। जहां पहले मुझे एक ही चीज के लिए 5 बार मेहनत करनी पड़ती थी, वहां अब क्या हो गया, सिंगल विंडो है। जैसे मैं एग्जांपल, अभी बहुत सा एग्जांपल है, आपने एलएलपी मैंने बताई थी आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है, अभी लास्ट ईयर अमेंडमेंट आया है। पहले क्या होता था, एलएलपी जब इनकॉर्पोरेट करते थे ना, तो हमें पेन नंबर और टेन नंबर अलग से अप्लाई करना पड़ता था, पहले पेन नंबर और टेन नंबर अलग से अप्लाई करना पड़ता था। अब इन्होंने क्या किया, पेन और टेन साथ के साथ देना चालू कर दिया। मैं दिखाता हूं आपको, मैंने एक अगली क्लास में भी मेरा लैपटॉप आपके मेरे पास आ जाएगा, तो मैं सारा डाटा आपको उसमें से दिखाऊंगा, जो भी मेरे पास जो भी अवेलेबल है। ये आज 8 तारीख है ना, ये अभी मेरे को ट्रांसफर करना पड़ता है तो रह जाता है। मैं आपको इसका सीओआई देखिए, ये एलएलपी का सीओआई है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देखो गवर्नमेंट, ये मैंने कंपनी का दिखा दिया था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एवरीवन, ये एलएलपी का देख लो, ये एलएलपी का है। इसमें क्या, फॉर्म 16 इसका फॉर्मेट है, फॉर्म 16। और देखो यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है सीआरसी, मैं अभी बताता हूँ सीआरसी क्या होता है। सॉरी सॉरी, तो एक जरूरी कॉल आ गया था। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है ना, सॉरी मैं इस पे था, ये देखो सीआरसी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अभी आपको बताता हूँ सीआरसी क्या है। अब ये सीआरसी है, ये इसका है, एलएलपी का ना, इसे बोलते हैं एलएलपी इन नंबर, मैंने बताया था इसका, एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद है। कंपनी और एलएलपी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसको एक स्पेसिफिक नंबर अलॉट किया जाता है, कंपनी वाले को बोलते हैं सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक बच्चा नया ऐड हुआ है मेरे ख्याल से, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि उसको लगे कि बात समझ में आए। मैं, ठीक है, संतोष जी को, हाँ संतोष जी का आज पहला क्लास है तो उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो पहला क्या था कि आपको, पहला क्या, मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बता रहा था, हाँ सीआरसी, सॉरी, कंपनी का होता है सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और एलएलपी का होता है एलएलपी इन नंबर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे सर देखो, यहाँ पे एलएलपी इन नंबर है,
अब यहाँ देखो इसमें साथ के साथ पेन नंबर भी है, दिख रहा है, और 10 नंबर भी है। यानी कि क्या हुआ, अब एलएलपी के केस में भी क्या कर दिया है कि आपको एलएलपी में भी पेन नंबर और 10 नंबर हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ये पहले नहीं था, ये अभी आया है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था ये, मेरे ख्याल से अगस्त में अप्लाई हुआ था। उससे पहले हम लोग क्या करते, पहले एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते थे, और एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के बाद फिर मुझे एनएसडीएल की साइड में जाके ना पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ता था। फिर वो पैन कार्ड एक हफ्ते बाद आता था, एक हफ्ता लग जाता था पैन नंबर आने में। तो क्या एक कंप्लाइंसेस का बर्डन था मेरे ऊपर कि मुझे एलएलपी का पैन नंबर अलग से अप्लाई करना है? जो आप गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। अब अगर आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका पेन और 10 साथ के साथ आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और ये इसका देखो नाम आ गया, ओवाईसी फूड्स एलएलपी, और ये इसका एड्रेस आ गया। बस यही होता है, कोई दिक्कत? ये एलएलपी मेरे भाई की है, मौसी के लड़के की है, मैंने ही बनाई है, अभी रिसेंटली बनाई है दिसंबर में। ठीक है। चलो, अब मैं ये एलएलपी का तो हो गया आपका। अब मैं आपको पहले बताता हूँ सीआरसी क्या होता है। ऊपर देख लो क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। किसी को पता है सीआरसी के बारे में? किसी ने सुना भी है सीआरसी क्या होता है? देखो, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया में कहीं का भी, कहीं से भी कोई भी काम, अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो एक ही जगह से होता है, सीआरसी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका पड़ता है मानेसर में। नाम सुना है मानेसर? हरियाणा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सीआरसी हरियाणा में मानेसर हरियाणा में पड़ता है। यहाँ दिल्ली से मेरे ख्याल से 40-45 किलोमीटर दूर है। बट पूरे इंडिया में कोई सी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो सीआरसी से ही होती है, चाहे वो ईस्ट की हो, चाहे वेस्ट की हो, चाहे कहीं की भी हो। इंडिया के अंदर की जितनी कंपनियां होती हैं सारी की सारी सीआरसी, मैं अरे सॉरी मैं वर्ड वाला नहीं कहा, सारी की सारी कहाँ से होती हैं, सीआरसी के थ्रू से ही रजिस्ट्रेशन होता है इसका। मानेसर हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। पब्लिक डीलिंग अलाउड नहीं है वहां पे। वहां पे जो, क्योंकि इतना सीक्रेट काम होता है वहां पे कि वहां पे अगर कोई काम करता है तो उसके वहां पे मोबाइल फोन में अलाउड नहीं है। वहां पे जो काम कर रहा है उनको मोबाइल फोन का जमा हो जाता है, क्योंकि वहां पे फोन भी अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत ही मतलब कि सेफ्टी से वहां काम होता है। पब्लिक डीलिंग भी अलाउड नहीं है वहां पे, आप जाके विजिट नहीं कर सकते। अच्छा, जा कुछ काम है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को 1990 एक कंपनी है वो 1950 में इनकॉर्पोरेट हुई है, मान लो। अब मेरे को उसका 1990 का डाटा चाहिए, तो 1990 का डाटा आपको एमसीए पे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एमसीए तो आप मेरे ख्याल से 2006 या 2007 में आया था, लॉन्च हुआ था। उससे पहले सारी की सारी फाइलिंग कैसे होती थी, फिजिकल फाइलिंग होती थी। फाइल में इकट्ठा कर करके बना बना के फॉर्मेट होते थे, वो हम पेन से भरते थे, जैसे पैन कार्ड का फॉर्म भरते ना, ऐसे ही पूरा पूरा फॉर्म भर के उस पर साइन वाइन करा के और उसी में डिपॉजिट करते थे, जमा करते थे, सबमिट करते थे, डिपॉजिट कह रहा हूँ, सबमिट होता था। बट अब मेरे को 1990 का डाटा चाहिए, अब वो कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए फिर सीआरसी जाना पड़ता है। तो सीआरसी में जाके एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, फिर वहां से वो निकाल के देता है आपको। नेम का बहुत बहुत सीक्रेट रखना पड़ता है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि दिक्कत क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ना सीआरसी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जो प्रैक्टिसिंग होते हैं ना वही समझ सकते हैं कि सीआरसी से क्या होता है। तो मैं ऐसे ऑनलाइन क्लासेस पे तो नहीं बता सकता, ये इतना सीक्रेट है। ठीक है। सीक्रेसी बहुत है इसके अंदर। चलो, अब मेरे को हंसी आ रही है इस बात पे, समझ जाओ, आगे चलते हैं। तो ये आपका सीआरसी है, सारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन का जो काम होता है इसी के थ्रू होता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मैंने कंपनी का बता दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने कंपनी का तो बता दिया, अब बात करते हैं किसकी, क्या क्या बताया, 5 चीजें बनती हैं, स्पाइस, एमओए, ईएमओए, ईएओए और अजाइल। अजाइल में क्या होता है, डिक्लेरेशन जाती है प्रोविडेंट फंड के लिए को लेके, जीएसटी को लेके। ठीक है। उसमें हम ऑथराइज बनाते हैं कि प्रोविडेंट फंड के लिए, जीएसटी के लिए कौन ऑथराइज बनेगा और डिक्लेरेशन देगा उसके लिए। ठीक है। और दूसरा आपका लास्ट होता है आईएनसी 9। आईएनसी 9 एक डिक्लेरेशन होती है डायरेक्टर की कि आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, कि अंडर जो भी है सेक्शन 164 या जो भी है। ये पहले फिजिकल बनता था,
आज से स्पाइस आया था मेरे ख्याल से 2020 में आया था, 20 या 21 में आया था। उससे पहले INC9 फिजिकल बनता था, बट अब उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। आप फ्लिप फॉर्म भरोगे वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, तो उसमें आपको अलग से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, INC9। अब मैं आता हूँ LLP पे। LLP के केस में कौन कौन सा फॉर्म फाइल होता है? बहुत इजी, एक ही फॉर्म फाइल होता है, फ्लिप फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म? फ्लिप, सॉरी FLL, फ्लिप फॉर्म फाइल होता है। ये एक सिंगल फॉर्म है इसके लिए जो हम फाइल करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल जो भी है आपकी, और जो या फिर पार्टनर्स की डिटेल, वो सारी की सारी इसमें फाइल होती है। और एक सिंगल फॉर्म है, इसको फाइल करो। और अब इसमें अटैचमेंट लगती है। अटैचमेंट मैंने आपको बता दिया था क्या क्या लगता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल में सारी की सारी उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जितने भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लिप फॉर्म, रुको। मैं लाया हूँ फ्लिप फॉर्म, देख मैंने सर नहीं दिखाया ना फ्लिप फॉर्म अब तक। लो ये देख लो, फ्लिप फ्लिप भी देख लो, फ्लिप फॉर्म ये रहा। ये फ्लिप फॉर्म, ये LLP का फॉर्म है। क्या लिखा हुआ है? फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये था इसका फुल फॉर्म, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर है? इसे बोलते हैं फ्लिप फॉर्म। ये देखो यहाँ पे क्या है, एक SRN नंबर डाला हुआ है। क्यों? जब हम इसका नेम अप्लाई करते हैं, पहले नेम अप्लाई करते हैं, नेम अप्लाई करते टाइम में क्या होता है, 200 रुपए की पेमेंट होती है। कंपनी के केस में कितनी पेमेंट होती है नेम 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 अप्रूवल के लिए? अभी बताया था मैंने, किसी को याद है? 1000 रुपए, बिल्कुल सही। 1000 रुपए पे होती है। और LLP के केस में कितनी पे होती है? 200 रुपए। 200 रुपीज पे करने पड़ते हैं LLP के केस में। अगर वो नेम अप्रूव हो गया, उसका एक SRN नंबर होगा। उस SRN नंबर में अगर अप्रूव हो गया, जैसे ही आप यहाँ पे यस करेंगे, क्या लिखा, वेदर नेम इज ऑलरेडी अप्रूव बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यस। उसका SRN नंबर मांगे, SRN नंबर जैसे ही मैं डालूंगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, अपने आप नाम आ जाएगा। आपको इसको अलग से मेंशन करने की जरूरत, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं बिना अप्रूवल के कंपनी, मतलब मैं बिना नेम अप्रूवल के कंपनी इनकॉर्पोरेट या LLP इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ? मेरा मैं बिना अप्रूवल के, मतलब अप्रूवल ना लूं नेम का, कर सकते हैं? बिल्कुल सही। क्यों? अगर मेरे को पता है कि मेरा नाम ऐसा है कि ये मिलना ही मिलना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके मिलने में, तो मैं चाहूं तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों? अगर आपने मान लो डॉक्यूमेंट्स पूरे बना लिए, और वो नाम कल को जाके रिजेक्ट हो गया, और उसने बोला हम देंगे ही नहीं, तो आपकी मेहनत डबल हो जाएगी। इतना टाइम नहीं होता कि आप दोबारा डॉक्यूमेंट चेंज करने बैठोगे। और दूसरी बात, क्लाइंट से साइन कराना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब वो इतना बिजी होता है क्लाइंट, कि आप अगर साइन के लिए अगर उसे दोबारा बोल दो, तो वो फिर क्लाइंट ही चला जाएगा। तो आप क्लाइंट से ये नहीं कह सकते एक ही चीज को 10 बार साइन करने के लिए। तो इसलिए सबसे बेटर यही है कि आप इनकॉर्पोरेशन टाइम पे साइन करा के रख लो उनसे पहले, और वो सॉरी अप्रूवल ले लो नेम का। नेम अप्रूवल आ गया, पता लग गया कि अब दिक्कत नहीं आने वाली है, उसके बाद आप क्या करो, साइन करवाओ क्लाइंट से, और उसके बाद फॉर्म फाइल करो। तो मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि आप, सर ये VME क्लासेस किसके अंडर रजिस्टर्ड होगा, LLP या पार्टनरशिप फॉर्म या और कुछ में? मुझे भी नहीं पता किस में रजिस्टर्ड है VME क्लासेस। आई थिंक LLP में है। एक LLP भी है, कंपनी भी है। अब वो किसके अंडर चल रहा है मुझे ये नहीं पता है, वो निशांत सर का मैटर है, वो निशांत सर से पूछिएगा इससे। लेकिन हाँ, एक कंपनी भी है और LLP भी है। ठीक है, चलिए। तो मैं क्या, ये आपका फ्लिप फॉर्म है। ठीक है, तो मैं, माय एडवाइस टू यू ऑलवेज, जब भी आप कंपनी LLP इनकॉर्पोरेट करें, सबसे पहले नेम अप्रूवल लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत पंगे होते हैं। NIC कोड में मिसमैच हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा नेम नहीं मिला तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दो दो रिस्क होते हैं। अगर NIC कोड अगर आपका गलत है, तो आपको बता देंगे NIC गलत है आपका, तो वो आप ठीक कर लो। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका फ्लिप फॉर्म में। आगे देखो क्या है, फिर यहाँ पे क्या है, देखो दो तीन ऑप्शन हैं, न्यू इनकॉर्पोरेशन, कन्वर्जन ऑफ ए फॉर्म इनटू LLP, और कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड इनटू LLP। यानी कन्वर्जन के पॉइंट है, ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। तो ये मैं कभी और, मतलब ये बहुत प्रोफेशनल, मतलब ये कहते हैं ना, प्रैक्टिसिंग के पास भी ये काम आ जाए, मतलब बड़ी बात है। मेरे पास अभी आई हुई है, मेरे पास 3 आई हुई है कि मुझे LLP को कन्वर्ट करना है प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का काम होता है, मतलब कि बहुत टेक्निकल है ये। तो ये हम जे की बाद में देखते हैं क्या है। अब इसमें क्या है, प्रपोज नेम क्या अपने आप आ जाएगा, OIC फूड्स LLP। ठीक है। अगला क्या है इसके अंदर, देखो एड्रेस आ गया है कि कंपनी का एड्रेस क्या होना है, वो हमें। अच्छा ये बताओ, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड?
ये पता है किसी को? ये नया है अभी अभी जो V3 में जितने भी फॉर्म आ रहे हैं सब में ये है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। किसी को पता है? एनीवन? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है किसी को? नहीं पता? सुनो, अगर यहाँ पे बैठा हूं तो इस जगह की ना अपनी अपनी एक स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है। ये होता है आपको ट्रैक करने के लिए। जो गूगल मैप आप यूज करते हो ना, किसी को गूगल मैप पे आप अपनी करंट लोकेशन शेयर करते हो तो वहां पे वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से ही होता है। तो हर एक जगह की अपनी एक लॉन्गिट्यूड है। अब ना रजिस्टर्ड ऑफिस को लेके ना एमसीए बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है आजकल। तो उन्होंने अब ना हर फॉर्म में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पॉइंट डाल दिया है। तो ये आप जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है वहां पे आप खड़े होके बताओ हमें कि इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे निकलता है। मैंने आपको एक ऐप का नाम बताया था। उस ऐप पे अगर आप उस ऐप से अगर आप फोटो फोटो क्लिक करेंगे तो वो आपकी फोटो पे ही ना आपको दिखा देगा कि आपकी क्या बोलते हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपकी क्या है वो आपको बता देगा। ऐप का नाम याद है? मैंने बताया था, नोट कैम, NOTE, नोट कैम, CAM। इस ऐप से अगर आप फोटो क्लिक करोगे तो आपके फोटो के साइड में क्या होगा, आपका लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों दिख जाएगा। तो कल को अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट LLP इनकॉर्पोरेट करनी हो, अगर ये मांग रहा हो ना, तो आप क्लाइंट को बोलना इस ऐप को खोलो और फोटो क्लिक करो और जो उसमें वो फोटो हमें फॉरवर्ड कर दो, उससे आप देख लेना कि आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन ने बता दिया, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आ गया। अब ये देखो, ये NIC कोड है इसका। इसका काम है केटरिंग का, तो ये इसका NIC कोड है। वो मैं एप्लीकेशन बताते टाइम सिखाऊंगा आपको कैसे चार्ज। अब ये क्या है, इसमें दो दो DP थे और दोनों के पास ऑलरेडी डिन नंबर था। क्योंकि ये जो है, एक मैंने याद है तुम्हें, एक मैंने खोली थी कोकोमेलन करके, दिखाया था तुमको लास्ट क्लास में, कोकोमेलन कार्ड LLP। तो उसमें जो DP है वही इसका वही सेम DP है इसमें भी। तो उन दोनों के पास ऑलरेडी डिन नंबर था। तो ये पूछता है कि आपके पास डिन नंबर है या नहीं है। तो मैंने क्या डाला हुआ है, दोनों के पास डिन नंबर था ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे नॉट हैविंग ए वैलिड डिन वाला पॉइंट मेरा क्या है, 0 है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका डिन नंबर आ गया, इसका नाम आ गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपका जो डायरेक्टर है या DP है उसके पास अगर डिन नंबर है तो उसके रिलेटेड आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। सपोज करो मैंने आपको बता रखा कि मैं एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं किसी कंपनी में, ठीक है, तो मेरा डिन नंबर है। आप सपोज करो कि कल को मैं एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं और उसमें मुझे डायरेक्टर बनना है, तो मेरे कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना मुझे आधार कार्ड देना, ना मुझे पैन कार्ड देना, ना मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि मेरे डिन नंबर में जब मैंने अप्लाई किया होगा तो ये सारी की सारी चीज मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। तो पहले क्या होता था कि मेरा डिन नंबर है बट मुझे अपने फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो मिनिस्ट्री ने शायद 2017 या 18 में एक नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री का, MCA का। उन्होंने मना कर दिया कि अगर आपके पास डिन नंबर है तो आप डॉक्यूमेंट देने की आपको दोबारा अटैचमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। और इस फॉर्म में देखो मैंने लगा भी नहीं रखा होगा, देख लो कहीं दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें कहीं इसके डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं? यूटिलिटी बिल, ये बिजली का बिल है, देखो ये इसमें नहीं है, नहीं है ना। अगला देखो, ये भी यूटिलिटी बिल वाला फोल्डर है, ये भी वही बिजली का बिल है इसका, इसमें भी नहीं है। ये फॉर्म 9 है, ये भी बताऊंगा क्या होता है ये सब्सक्राइबर अभी बताता हूँ, सब्सक्राइबर शीट है, फॉर्म 9 है। नहीं है, क्यों नहीं है? अभी ये मैंने LLP इनकॉर्पोरेट कर रखी है और मैंने इसमें जो दो डायरेक्टर सॉरी जो DP हैं, आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं? एक भी डॉक्यूमेंट दिखाई दिया इसके अंदर? आधार कार्ड, पैन कार्ड? क्यों नहीं लगा रखा? क्योंकि दोनों के पास पहले से ही डिन नंबर था। तो जो मैंने आपको बात बताई कि अगर डिन नंबर है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया कि मैंने इस वाले में कोई भी डॉक्यूमेंट लगाया नहीं। और ये LLP इनकॉर्पोरेट है, OYC फूड्स LLP सर्च करना मास्टर डाटा पे, आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक चीज बता, एक एक मैंने आपको बताया था फॉर्म 9 बनता है, बताया था। LLP के केस में, कंपनी के केस में क्या बनता है? डिक्लेरेशन में DR2, याद है? DR2 बनता है कंपनी के केस में। और LLP के केस में क्या बताया था? फॉर्म 9 बताया था, भूल गए? याद है? रोहित, सोमिल, प्लीज रिप्लाई। ऐसे मत करो सोमिल, ऐसे भूलने लगे फिर कैसे काम चलेगा? कंपनी के केस में क्या होता है? DR2 बनाते हैं और LLP के केस में क्या बनाते हैं? फॉर्म 9 बनाते हैं। LLP में एक डॉक्यूमेंट और भी बनता है, सब्सक्राइबर शीट। देखो यही दिखा रहा हूं,
सब्सक्राइबर शीट। ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे नाम मनीष कुमार झा, उसके फादर का नाम, उसका रेजिडेंट मतलब एड्रेस और ऑक्यूपेशन क्या है वो डाल दिया। अगला मुकेश कुमार, नाम, फादर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, और साथ में सर्टिफिकेशन होती है प्रोफेशनल की, मेरी सर्टिफिकेशन है ये सर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो सर्टिफिकेशन है इसका पर्पस क्या है, क्यों मेरा ठप्पा लगा हुआ है, मतलब मेरे को ये लगाना जरूरी क्यों है? सर्टिफिकेशन होनी है मतलब, मैंने यहाँ पे ठप्पा लगा रखा है ना अपना, दिख रहा होगा सीएस नितेश झा एंड एसोसिएट्स, दिख रहा है? क्यों लगाया हुआ है? कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है स्पीकर पे। रोहित, कुछ बोलना है? जी हाँ, ये कंपलसरी है, सब्सक्राइबर शीट लगानी पड़ती है। ये सब्सक्राइबर शीट का जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है सिग्नेचर। सर्टिफिकेशन का जो मेन पर्पस होता है वो होता है सिग्नेचर को अटेस्ट करना, कि मेरा अगर मैंने यहाँ पे अपना सिग्नेचर लगा रखा है, ठप्पा लगा रखा है, इसका मतलब ये ठप्पा कह रहा हूँ सॉरी, मतलब मैंने अगर से सर्टिफाई कर रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों पार्टियों ने मेरे सामने साइन किया है, इस बात का सर्टिफिकेशन है ये। ठीक है। किसी ने अपोस्टाइल सुना है? अपोस्टाइल, अपोस्टाइल नहीं पता? अच्छा एक बात, तो अगर इंडिया में तो मुझे अथॉरिटी है कि मैं जैसे सब्सक्राइबर शीट पे साइन अगर कोई करेगा तो मैं उसको सर्टिफाई कर सकता हूँ, मैंने किया भी है। अब मान लो कोई बाहर का पोलैंड में आके कोई बंदा कह रहा है कि मेरे साइन है, तो उसको मैं तो सर्टिफाई नहीं, मेरे को अथॉरिटी नहीं सर्टिफाई करने की। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास अथॉरिटी है सर्टिफिकेशन की, वैसे मान लो पोलैंड का बंदा है, अब वो पोलैंड में जाके वो सर्टिफाई करवाएगा किसी से, तो जो वहां की जो अथॉरिटी होगी जिसको ये अथॉरिटी मिली, जैसे यहाँ पे सीए को मिली हुई है, सीएस को मिली हुई है, लॉयर्स को मिली हुई है, ठीक है, कंपनी के केस में हम कर सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, रेंट एग्रीमेंट हो गया ये सब नहीं कर सकते, हम कंपनी के केस में हम सर्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉयर्स है मेन, तो वहां भी कोई ना कोई हो गया। तो जब हम वहां से जो सर्टिफाई करवा के लाएंगे ना इंडिया में, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपोस्टाइल। क्या बोलते हैं? अपोस्टाइल, अपोस्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है? तो ये आपकी सब्सक्राइबर शीट है, इसमें बस कुछ नहीं है, डेट डाल दिया, ये दोनों ने साइन कर दिए, हो गया खत्म। ये लगा दो। अब देखो मैंने अटैचमेंट क्या क्या लगा रखी है, दो तो आपकी यूटिलिटी होगी, एक फॉर्म 9 हो गया और एक सब्सक्राइबर शीट हो गई, खत्म। डॉक्यूमेंट मैंने कुछ लगा ही नहीं है, ये आपकी और फिर इनके मैंने कोई डिटेल नहीं डाली, देखो कोई एड्रेस वेड्रेस का कोई ऑप्शन आ रहा है, सीधा नाम लिखा हुआ है मनीष, मनीष का नाम, मनीष का दिन नंबर, कंट्रीब्यूशन कैश में टोटल 50,000 का कैपिटल था, मतलब कंट्रीब्यूशन था, 49,500 इसके हैं, और 500 रुपए किसके हैं? मुकेश कुमार के हैं। ठीक है, ये सारा खत्म। फिर सीधा नीचे आ जाओ, ये सारा, ये कन्वर्जन वाले पॉइंट्स है तो ये काम के नहीं है। और सबसे नीचे होती है सर्टिफिकेशन, प्रोफेशनल की और डायरेक्टर के साइन लगते हैं, वो मैं दिखाया था आपको। ये इतना लंबा फॉर्म इसलिए है, ये कन्वर्जन वाला केस भी इसी के अंदर फ्लिप में ही आ जाता है। ये देखो, ये हमें डिटेल देनी पड़ती है, पेन टेन इन्फॉर्मेशन, एरिया कोड, ये देखो डेल, अगर आपको पेन नंबर बनाना है तो पता तो है एरिया कोड होता है, मैं बता दो कि वो ये कहाँ से ढूंढते हैं, ये भी आपका साथ के साथ ही पड़ जाएगा। देखो कभी भी अगर आपको पेन नंबर का ढूंढना हो, आप एनएसडीएल की साइड पे चले जाओ, ठीक है, ये एनएसडीएल की साइड पे चले गए, यहाँ पे जाने के बाद, सॉरी, एनएसडीएल की साइड में एनएसडीएल एओ डाल दो, एरिया कोड, ठीक है, ये चले गए आप, ये आगे नीचे। अब इसमें आपको आपका मेरे को दिल्ली का ढूंढना है, या मान लो मेरे को यूपी का ढूंढना है, कहाँ का ढूंढना है? बनारस का ढूंढना है, कोई कंपनी है मेरे इनकॉर्पोरेशन के लिए, सपोज करो, नहीं मेरे ख्याल से रोहित छतरपुर के हो ना, वहीं का ढूंढते हैं। तो क्या नाम है आपका सिटी का? छतरपुर, तो सी पे चले जाओ, अब इसमें ढूंढो छतरपुर, यहाँ कहीं ना कहीं छतरपुर होगा, देखते हैं, रुको 1 मिनट, कहीं दिख रहा है छतरपुर? हाँ ये रहा, देखो मिला रोहित, दिख गया ना? अब हम क्या करें, छतरपुर पे क्लिक करें, ये आ गया आपका, देखो। अब इसमें से मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑफ छतरपुर, इनमें क्या है, ये 5 है, तो इसमें से आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपका कौन सा एरिया पड़ता है, और मैं आपको लिटरली बताऊं ना, कोई भी डाल दिया करो। इसमें क्या होता है, 5 का देख के ना दिमाग घूम जाता है कि अब छतरपुर, सारा डिस्ट्रिक्ट तो छतरपुर का ही है, अब इनमें से मैं किसको सिलेक्ट करूँ? तो ज्यादा माथा मत मारा करो, कोई भी डाल दो, अप्रूव हो जाएगा। और नहीं होगा कोई स्क्रूटनी, अगर नहीं होना होगा तो पहले स्क्रूटनी एरर दिखा दे, कोई और डाल के देख लेना। तो ज्यादा दिमाग मत खर्च करना है इसके ऊपर, क्योंकि होता क्या है ना, जब
शुरुआत में अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है ना, तो वो एग्जैक्ट ढूंढता है कि नहीं, पता करने की कोशिश करता है कि कहाँ पे है, कहाँ पे कहाँ पे है। हम तो कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, इतना क्लाइंट्स ना क्लाइंट को भी ये सब नहीं पता होता। अरे बताओ, तुम छत्तरपुर में बैठे हो रोहित, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, बताओ तुम्हारा एरिया कोड क्या है, तुम्हें पता है? तुम्हें क्या पता इनकम टैक्स ने क्या अलॉटमेंट कर रखी है, क्या नहीं कर रखी है? मुझे नहीं पता दिल्ली का, तो मैं क्या करूं? तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप इनमें से कोई भी डाल के देखो, अगर एरर आएगा तो बदल देना, फिर स्क्रूटनी एरर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो अप्रूव, अगर वो फिल हो गया तो हो गया। कोई भी डाल के देख लो, चेक कर लो। और इसी तरह से 10 नंबर का सर्च करते हैं, 10 AO, ये सारा एनएसडीएल की साइड से मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब मेरे को दिल्ली का ढूंढना है, दिल्ली, यहाँ गया, दिल्ली मिल गया, दिल्ली के सारे कोड आ जाएंगे, ये सारे दिल्ली के कोड है। ठीक है, ये एरिया कोड, एरिया टाइप सब लिखा हुआ है, और यही मैंने फॉर्म में डाला हुआ है, देखो ऐसे ढूंढते हैं। और ढूंढने के बाद यहाँ पे डाल दो डेल W49 1, डेल W79 3, ये इसका पूरा देखो, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एरिया नंबर, और यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके पास वहां पे दी हुई है। देखो, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर। क्लियर है? जो चार चीजें वहां मांगी, वो चारों चीजें यहाँ दिख रही हैं, तो ये यहाँ से मिलता है। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। और ये एक कोड होता है, ये ना गाइडलाइंस होती है इनकी, जब इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करते हैं ना, उनकी गाइडलाइंस होती है, तो उन गाइडलाइंस में कुछ कोड स्पेसिफाई कर रखा है। ये याद कर लो, 20 रहता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो है 20 कोड है, तो हर जगह 20 डलता है। वैसे अगर आपको बाकी कोड देखने हो तो गाइडलाइंस पढ़ लेना, गाइडलाइंस सारी मिल जाएंगी। ठीक है, स्पाइस फॉर्म की और एलएलपी फ्लिप फॉर्म की गाइडलाइंस आती है एमसीए की। उस एमसीए की गाइडलाइंस में आपको जो डिटेल चाहिए होगी सब मिल जाएगा, पढ़ने का मन हो पढ़ लेना, मिल जाएगा गूगल पे आराम से। ठीक है, और लास्ट में आ गया उसमें 10 नंबर, इसका मनीष कुमार ने क्या किया, अपने ये लगाया डीएससी 10 नंबर के साथ। और लास्ट में फिर मेरा सर्टिफिकेट, नितेश कुमार झा, अरुण झा, फादर नेम, मेरा मेंबर, मेरा सीओपी नंबर 24078, और यहाँ मेरे डीएससी लग गए। कंपनी फॉर्म हो गया रेडी, इसको अपलोड कर दो। क्लियर है? बिजनेस का 20 ही है। इसके लिए आप गाइडलाइंस पढ़ लेना, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा, उसमें इसके लिए कोड मेंशन है, वो आप मेंशन कोड को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको फ्लिप फॉर्म पूरा दिखा दिया आज। ठीक है, अच्छा, इसका मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। फ्लिप फॉर्म फाइल करने के बाद, एक बार मैंने फिर आप इनकॉर्पोरेट हो गई, एलएलपी बन गई, एलएलबी इनकॉर्पोरेट हो गया, सीओआई आपके हाथ में आ गया, पेन नंबर आ गया, 10 नंबर आ गया आपके हाथ में, वो तो सीओआई के अंदर ही होता है। देखो यहाँ मैं दिखा दिया था आपको, सीओआई ये रहा, पेन नंबर भी आ गया, सीओआई भी आ गया, पेन नंबर भी आ गया, ये रहा, 10 नंबर भी आ गया। क्लियर है? एलएलपी के केस में, अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे के पूरे फॉर्म में कहीं पे तुम्हें ऑब्जेक्ट दिख रहा है एलएलपी का? किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है इस पूरे फॉर्म में? कहीं भी देखो, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, नहीं है ना? कहीं नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के केस में मेमोरेंडम बनता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट चला जाता है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का पता लग जाता है। ठीक है, एलएलपी में थोड़ा डिफरेंट है। एलएलपी में ये बोलता है कि पहले आप, लेकिन हाँ, जब नेम अप्लाई करते हो ना, तब तो ऑब्जेक्ट लगता है आपका, तब तो आप, क्योंकि एनआईसी कोड कैसे पता लगेगा? ये जो मैंने यहाँ पे देखो एनआईसी कोड डाला हुआ है, ये देखो नीचे दिखाया था ना एनआईसी, ये एनआईसी कोड 56210, इवेंट कैटरिंग का एनआईसी कोड है। तो आपको ऑब्जेक्ट में तो लगाना पड़ेगा, बट इस फॉर्म में आपको ये ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उस फॉर्म को बोलते हैं फॉर्म 3। क्या बोलते हैं? फॉर्म 3। क्या बोलते हैं? फॉर्म 3। ठीक है, फॉर्म 3 बेसिकली फॉर्म क्या होता है, ये इंटीमेशन टू आरओसी होती है। इंटीमेशन टू आरओसी, किस चीज की इंटीमेशन? ये एक बनता है एलएलपी एग्रीमेंट, मैं अभी दिखाऊंगा आपको इसके बाद। एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट में क्या होता है, सपोज ए और बी ने, दोनों ने मिलकर एक एलएलपी बनाई, एलएलपी का नाम रखा ए बी एलएलपी। तो क्या ये दोनों के दोनों पार्टनर्स हैं इस एलएलपी में? यस और नो? बिल्कुल है। अब इन दोनों के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि दोनों का प्रॉफिट, जैसे मैंने वहां पे 49,500 लिखा हुआ है, उसका 500 लिखा हुआ था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 99 और 1% का प्रॉफिट शेयरिंग है। तो क्या होगा, ए और बी की भी होगी, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी होंगे इनके आपस में कि भाई इतना प्रॉफिट होगा, ऐसे करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करेंगे,
रेजिग्नेशन किसी को देना तो ऐसे देगा, एडमिट करना होगा तो ऐसे होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये दोनों एक एग्रीमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं एलएलपी एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एलएलपी एग्रीमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलएलपी एग्रीमेंट। इस एलएलपी एग्रीमेंट को ना हमें आरओसी को इंटीमेट करना होता है, ये 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है, एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आज एलएलपी आपने इनकॉर्पोरेट कर ली है तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये अपडेट करना है। अगर अपडेट नहीं करोगे तो आपकी पेनल्टी लगती है इसके ऊपर। पहले तो 100 रुपए पर डे, सॉरी 100 रुपए नहीं थी पहले, इसकी वो 50 रुपए नॉर्मल फीस है इसकी इनकॉर्पोरेशन की, ठीक है। 50 रुपीज एलएलपी के केस में फाइलिंग फीस 50 रुपए होती है, बहुत बहुत मतलब कैपिटल के हिसाब से होती है, 50, 100, 150, 200 ऐसे होती है। बट नॉर्मली एलएलपी का कैपिटल ना कम ही रहता है, तो इसलिए 50 ही बेसिक चलता है इसका, ठीक है। मैं मेरे पास तो जितनी भी एलएलपी आज तक आई है सब छोटी एलएलपी रही हैं, तो उनकी पेमेंट 50 से होती है। तो 30। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्म 3 भी दिखा देता हूँ साथ के साथ, मैंने रखा हुआ है आपके लिए, ये भी देख लो साथ के साथ, ये भी निपट जाएगा। फॉर्म 3 इसका ये रहा, ये देखो एलएलपी एग्रीमेंट है ये। ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया हुआ, देखो ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, देखो ऑब्जेक्ट नहीं था ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, टू कैरी द बिजनेस, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या है अलग से कॉलम है, द अबव मेंशन पार्टीज हैव म्यूचुअली एग्रीड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ, कैरी ऑन द बिजनेस पूरा डाल दिया। पार्टी का नाम आ गया सबसे ऊपर दोनों का, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट खत्म हुआ, फिर यहाँ पे एलएलपी आ गया, एलएलपी का नाम, एलएलपी का नंबर आ गया, ठीक है। फिर इसका डेफिनेशंस आ गई, क्या कह रहा है, फिर यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो गया कि लायबिलिटी लिमिटेड एलएलपी हमने बनाई है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे है, उसका नाम ओवाईसी फूड्स एलएलपी है, कैपिटल उसका 50,000 रुपए है, ठीक है। दोनों का शेयरिंग 99%, देखो प्रॉफिट शेयरिंग दिख गया यहाँ पे अलग से। तो ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरे पूरा बनाया हुआ, ये मैंने खुद बना, फर्स्ट टाइम जब बनाया था तो मैंने खुद ड्राफ्ट किया था इसको, तकरीबन 5-6 घंटे लग गए थे, ज्यादा ही लग गए थे ड्राफ्ट करने में। एक बार बनाया था, उसका फॉर्मेट है, अब हर जगह काम करता है। मैंने पूरा अपने हिसाब से ड्राफ्ट किया हुआ है इसको, ए टू जेड जितना भी है सब मैंने अपने हिसाब से डाला हुआ है इसके अंदर। ये देखो कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहेगा, हेडिंग दिख रही है, मेन कंट्रीब्यूशन इसका ये है। उसके बाद पार्टनर्स की एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, रेजिग्नेशन कैसे होगा, सब दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। 7 दिन का नोटिस देना है, अगर कोई भी पार्टनर रिजाइन करना चाहता है तो 7 दिन का नोटिस देगा पहले वो, ये सब इसमें लिखा हुआ है। डेथ के केस में क्या होगा वो भी डाला हुआ है, रिमूवल कैसे करेंगे, पार्टनर्स के राइट क्या होंगे, ड्यूटीज। 5 घंटा कम ही बोल रहा हूँ, ज्यादा लग गया था। आप पेजेस देखो ना कितना लंबा है, ये देख तो लो। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या रहेगी, मीटिंग्स कैसे होंगी, रिक्विजिशन ऑफ मीटिंग्स कैसे होगी, प्लेस और मैनर कैसे, मीटिंग्स कैसे बुलाई जाएंगी, वो वाला पॉइंट। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा, ये पेंडिंग रहा मेरे पे। कोरम ऑफ फॉर द मीटिंग्स ये क्या है, ठीक है। ये पूरा करते करते देखो बहुत पूरा इसमें ना टर्म्स एंड कंडीशन दोनों के बीच में जो जो होंगी वो सब लिखी हुई है इसके अंदर। और लास्ट में करते करते ये देखो लास्ट में आते आते ये आपका लास्ट में आ गया सिग्नेचर वाला पॉइंट, यहाँ पे दोनों साइन करेंगे, साइन होके भी आए नहीं है, साइन करेंगे और 2 विटनेस साइन करेंगे। और फिर इसको हम क्या करेंगे, फॉर्म 3 में डाल के इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर्म 3 बना के इसको अपलोड कर देंगे। मेरे ख्याल से फॉर्म 3 में लेना भूल गया इसके अंदर डाटा में। ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ ऐसे, देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, ये मैंने ड्राफ्ट किया था। ऑब्जेक्ट जब हम नेम अप्लाई करते हैं तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द एलएलपी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन। ये पीडीएफ अटैच होती है, कहाँ पे अटैच, और मैं आपको इसकी वो भी एप्लीकेशन भी वो दिखा देता हूँ, एप्लीकेशन कैसे लगती है। ये सॉरी चालान, चालान देखो 200 रुपए का है, मैंने बताया था ना कि एप्लीकेशन कितने की लगती है, 200 रुपए की चालान उसमें लगता है। वो 200 का चालान भी मैंने आपको दिखा दिया एलएलपी अप्रूवल के लिए। मैंने अप्लाई किया है, नितेश कुमार झा नाम से चालान जनरेट हुआ है, क्लियर है। तो ये आपका एलएलपी का सारा हो गया। मैंने आपको फॉर्म भी दिखा दिया, फॉर्म 3 भी दिखा दिया, सब्सक्राइबर शीट दिखा दी, आईएनसी फॉर्म 9 भी दिखा दिया। फॉर्म 9 ये रहा, इसमें नीचे होगा, ये भी देख ही लो फॉर्म 9, ये रहा फॉर्म 9। ये देखो बिल्कुल DI2 की तरह, DI2 दिखाया था मैंने, सेम वैसा ही दिखेगा आपको, बस वहां ऊपर DI2 लिखा था, यहाँ पे फॉर्म 9 लिखा हुआ है। देखो सेम है, नहीं वही ऐसी था ना, सेम फॉर्मेट है, कोई अलग नहीं है। नाम, नेम, फादर नेम, एड्रेस, चलते हैं ईमेल आईडी, फोन नंबर, पेन नंबर, ये सब चीजें डाल के। बस फर्क क्या है, याद है डिन नंबर में एक नीचे एक नया ऐड हुआ था जून में, मैंने बताया था, आई फर्दर डिक्लेयर दैट
मैंने कहा था ना, चाहे जो लैंड लैंड बॉर्डर शेयर करती है इंडिया से, उनको ना मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना है। याद है लास्ट क्लास में बताया था, नोटिफिकेशन आया था लास्ट जून में, रोहित, याद है ना? वो वाला डिक्लेरेशन अभी इसमें नहीं आया है, वैसे आना इसमें भी चाहिए, और अब तक आया नहीं है। हाँ, जो जो लैंड बॉर्डर बॉर्डर शेयर करती हैं उस इसमें भी आना चाहिए, क्योंकि डिन नंबर चाहे आप क्या बोलते हैं उसमें हो या इसमें हो, डिन नंबर सेम रहता है। ठीक है। वैसे वैसे ना इसमें अगर आप ना DIR 3 अप्लाई करेंगे ना, डिन अप्लाई करने के लिए DIR 3 होता है, तो अगर आप DIR 3 अप्लाई करेंगे ना तो वहां पे वो डिक्लेरेशन मांगता है। मेरे से साथ किसी ने पूछा था ना सर, साइन साइन लगाने में क्या रिस्क होता है अगर मैं DSC लगाता हूँ अपनी, कि उसमें उसमें दिक्कत क्या है? इसमें मेरे ख्याल से मैं आपको दिखाता हूँ, साइन लगाने में क्या रिस्क होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो। कहाँ गया है फोल्डर? शोमिल ने पूछा था मेरे से ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ रिस्क क्या होता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, किसी को अगर बताओ ना साइन करने, तो यार सर साइन करने में क्या है, साइन ही तो करने हैं, DSC तो लगाने लगा दो। मैं आपको उसका रिस्क दिखाता हूँ, वरना साइन लगाने के पैसे कौन देगा? सिंपल सी बात है, साइन ही तो करने हैं, साइन करने के पैसे कौन लेता है? रिस्क होता है। मैं दिखाता हूँ क्या रिस्क है। नीचे एक डिक्लेरेशन जाती है सबसे, देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको ध्यान से। I, on the behalf of proposed directors, hereby declare the that person seeking appointment is a national of a country which shares land border with India, necessary सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री। यहाँ पे मैंने नो कर रखा है, यानी क्या हुआ कि ये बंदा इंडिया का था तो ये डिक्लेरेशन इस पर एप्लीकेबल नहीं होती है। फिर मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है। अब ये जरा डिक्लेरेशन पढ़ो इसकी बैठ के, मैंने क्या क्या इसमें सर्टिफिकेशन की है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो मेमोरेंडम और आर्टिकल बने हैं वो एज पर कंपनीज एक्ट बने हैं। ये पहला डिक्लेरेशन इस चीज का है, दिख रहा है एवरीवन? दूसरा क्या है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट मेड, जो भी है वो सब के सब मैंने इसमें मैंने चेक किया है और सबके सब कंप्लाइड है। दूसरा डिक्लेरेशन ये वाला है, इसमें मेरी डिक्लेरेशन यही है। मैंने ऊपर मेरे DSC लगे हुए हैं, यहाँ मेरा नाम, मेरा नाम है, और फिर नीचे मैंने डिक्लेरेशन दिए। तीसरा पढ़ो, आई हैव ओपन ऑल द अटैचमेंट टू दिस फॉर्म एंड हैव वेरीफाइड दीज टू बी एज पर द रिक्वायरमेंट्स। यानी क्या हुआ, यही कहना चाह रहा है वो कि एज पर मैंने सबके साइन अपने सामने कराए हैं। ठीक है, हाँ मेरे ऊपर ही आया कुछ कि मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, खुद से पर्सनली चेक किए हैं, और सबने प्रॉपरली मेरे को साइन करके मेरे सामने दिए हैं। तीसरा ये पढ़ो, ये सबसे खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक जो सर्टिफिकेशन होती है ना वो इसी चीज की होती है। पढ़ो क्या ध्यान से, चौथा पॉइंट पढ़ना। आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई हैव पर्सनली विजिटेड द premises ऑफ द proposed registered office given in the form of the address mentioned herein above and verified that the said proposed registered office of the company will be functioning for the purpose of the company। यानी क्या कह रहा है कि अगर मान लो मेरे पास कोई कंपनी आती है दिल्ली की और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मैं दिखा रहा हूं, तो ये मेरे पे लाइबिलिटी है कि मैं वहां पे जाके उसको पर्सनली विजिट करूंगा, और विजिट करने के बाद देखूंगा कि वहां पे एक्चुअल में काम हो रहा है। ठीक है। और सबसे लास्ट पढ़ो, इट इज अंडरस्टूड दैट इट शैल बी लाइबल फॉर एक्शन एक्शन 448। 448 सेक्शन क्या है, ये है गलत सर्टिफिकेशन के लिए। अगर मैंने किसी भी तरह से कोई सी भी गलत सर्टिफिकेशन की तो इसमें जेल जाने तक कभी नौबत आ सकती है। तो आप समझ में आया कि सर्टिफिकेशन से क्या होता है? जब भी मैं कोई स्पाइस फॉर्म साइन करूंगा या LLP का फॉर्म साइन करूंगा, तो मैं हर साइन पे मतलब मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मेरे ऊपर ये सारी बात आनी ही आनी है, इस बात के पैसे लगते हैं। तो ये रिस्क होता है, ठीक है, तभी। क्योंकि किसी को अगर कोड करो ना सर्टिफिकेशन, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए कभी कभी आता है, कुछ फॉर्म्स भी आते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, फ्री में थोड़ा करके दे देंगे हम लोग। हमारे पास मेरे पास फॉर्म्स आते हैं सर्टिफिकेट के, कोई से भी फॉर्म्स आते हैं, जैसे MGT 8 आ गया है या कुछ भी आ गया, आते हैं मेरे पास। तो मैं क्या करूँ, फ्री में साइन करके दे दूँ? अच्छा खासा कोड लेना पड़ता है, अच्छा खासा पैसा लेना पड़ता है, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सारे के जैसे सपोज करो मेरे पास कोई कंपनी है, इनको किसी पे ना अपने वो डिग्री नहीं है, बट क्लाइंट उसका है, उसने मुझे बोला सर DSC लगा दो, लगा देंगे। अब उससे जो चार्ज करना है वो पर्सनल रहता है कि क्या है क्या नहीं है,
तो उससे फिर चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर है। कल को मुझे मान लो इसके ऊपर कोई नोटिस आ गया और मैंने आपको बोला या किसी और को बोला भाई तुम्हारे चक्कर में नोटिस आ गया, आप लोग तो हट जाओगे पीछे, सारी बात मेरे पे रह जाएगी। इसी बात के पैसे लगते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कंपनी का स्पाइस का। अच्छा ये हो गया आपका। सोमिल हर चीज ना ऑनलाइन चैट पे नहीं हो पाती है। ठीक है। हाँ विजिट करता हूँ, कहीं का भी हो, विजिट करना है क्योंकि डिक्लेरेशन देनी पड़ती है ना, तो ऐसे थोड़ा कर देंगे। ठीक है। और अगला क्या था, ये मैंने बहुत ज्यादा खोल लिया, पहले मैं इसको बंद कर दूं। नो। चलो, अब मैं किस पे क्या बताऊं मैं आपको। पेन 10 तो हो गया, कैनन का हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो मैं आपको ना एक ना लिस्ट, बेसिक्स फॉर्म्स जो है ना वो उसकी लिस्ट लिखवा बता देता हूँ। इस लिस्ट को आप कोशिश कीजिए फॉर्म्स को याद करने का। फॉर्म्स जब तक आपको अब एक सिंपल सी बात है, जब तक आप फॉर्म्स के नाम याद नहीं करोगे आप कैसे काम करोगे। अब जैसे मान लो सपोज करो मैं आपसे बोलता हूँ, अरे मेरे को ना अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, बताओ मैंने फॉर्म्स बताए हुए हैं, किसी को पता है कंपनी का अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो तो कौन सा फॉर्म है? एनीवन? रोहित, सोमिल, और को मेरे ख्याल से ऑनलाइन है भी नहीं। बताओ कौन सा है फॉर्म? INC 22। कौन सा है? INC 22। बेसिक्स फॉर्म्स तो याद रखो कंपनी के केस में। रजिस्टर्ड ऑफिस का जो फॉर्म, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज, कौन सा फॉर्म है? INC 22। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का फॉर्म है, इसको लिख लो। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का या फिर रेजिग्नेशन का, रेजिग्नेशन का या फिर चेंज इन रेजिग्नेशन। ये क्या है चेंज इन रेजिग्नेशन का मतलब? चेंज इन डेजिग्नेशन, मैंने बताया था डायरेक्टर बहुत टाइप के होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, बहुत तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। तो मैं पहले एज ए एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, अब मेरे को कंपनी ने नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, तो क्या मेरी डेजिग्नेशन चेंज हो गई? क्या मेरी डेजिग्नेशन चेंज हुई? मैं पहले एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था, अब मेरे को उन्होंने डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, तो क्या मेरी डेजिग्नेशन चेंज हुई? बिल्कुल हुई। इसके लिए भी डी आर कहते हैं, डी आर मैंने क्या लिख दिया है रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए भी, हाँ INC 22 ठीक है। और इसके लिए जाता है DIR 12। कौन सा जाता है? DIR 12। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म हो गया आपका। तीसरा फॉर्म, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मैंने 1 लाख की कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ए और बी दो उसके शेयर होल्डर हैं। ए ने बोला 50,000 मैं डालूंगा, 50,000 बी डालेगा, क्लियर है? ठीक है। तो अब वो 50,000 रुपए क्या ए और बी को देने देने पड़ेंगे कंपनी को? बिल्कुल देने पड़ेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे, 50,000 रुपए ए अपने सेविंग अकाउंट से कंपनी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, और इसी तरह से बी अपने सेविंग अकाउंट से कंपनी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, फिर उसकी स्टेटमेंट डाउनलोड होगी और डाउनलोड करके दोनों डायरेक्टर से साइन करा जाएंगे। उसके बाद एक फॉर्म फाइल करना होता है, जिसे हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब ये डिक्लेरेशन होती है कि आज से हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं INC 20A। क्या बोलते हैं? INC 20A। ये जब नया कंपनी एक्ट आया था ना, तब ये था, तब ये हुआ करता था, फिर इसको बीच में हटा दिया गया था, फिर दोबारा लिया है इसको, 2017 या 18 से दोबारा आ गया था ये। क्लियर है? तो ये कौन सा फॉर्म है? INC 20A। ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। कंपनी के, आज कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ना, हाँ, ये 180 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए। चौथा फॉर्म, ये सुना ADT 1? ADT 1, ADT 1 होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ
ऑडिटर, यानी कंपनी का जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो आपको ये करना होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, विद इन 30 डेज, इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर इसको फाइल करना होता है। क्लियर है? क्लियर है? एक और लिख लो SH1, SH1। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है या कुछ सामान है, मान लो तुम्हारा मोबाइल फोन है, क्या मोबाइल फोन का बिल होता है? अगर मैं पूछूं कि मेरे पास ये फोन है, ये फोन मेरा है, तो क्या इसका बिल मेरे पास होगा? बिल्कुल होगा। होगा नहीं होगा? अब ये बात हो, कंपनी कंपनी के नाम पे शेयर्स हैं, मेरे पास 50% शेयर्स हैं, तो क्या मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना, जिससे प्रूव हो सके कि हाँ ये मेरा ये मेरे पास 50% शेयर्स हैं। तुम मान लो किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, तुम्हारे पास 50% शेयर्स है, मैं कह प्रूफ करो कैसे हो, तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो मिले मिले तुमको कि हाँ भाई है, मेरे पास 50% के शेयर्स हैं। उसके लिए बनता है SH1। इसको बोलते हैं, क्या होता है ये? इसे बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। ये कोई फॉर्म, ये फिजिकल फॉर्म है, मतलब एक PDF फॉर्म में फॉर्म होता है। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं दिखाऊंगा, मेरे पे पेंडिंग है, मुझे याद दिलाना, मैं शेयर सर्टिफिकेट दिखा दूंगा आपको। इसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है? तो ये इसकी, ये मैं आपको एक चीज और बता दूं, शेयर सर्टिफिकेट जो होता है ना, इसको दो कैसे बांटो, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है? तो जब भी कभी शेयर सर्टिफिकेट बनते हैं ना, इसकी स्टैंपिंग होती है। स्टैंपिंग समझते हो? कि आपको नोटरी, मतलब कि स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। ठीक है? इसकी स्टैंपिंग करानी पड़ती है। एक मिनट, एक मिनट, इसका ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट होल्ड कर प्लीज, एक मिनट होल्ड करना। ठीक है? तो प्राइवेट कंपनी के केस में ना, स्टैंपिंग, शेयर्स की क्या करनी, शेयर्स की स्टैंपिंग होती है, शेयर्स की स्टैंपिंग होती है। देखो मैं एक बात बताऊं, हर स्टेट का शेयर स्टैंपिंग कराने का तरीका अलग अलग है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली में स्टैंपिंग होती है ऑनलाइन से, लेकिन बहुत बहुत तामझाम है दिल्ली के अंदर, सबसे मुश्किल काम दिल्ली से स्टैंपिंग कराना होता है। और मैं ना स्टैंपिंग का काम उठाता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत परेशानी होती है स्टैंपिंग काम में, और उतनी अच्छी फीस मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत शुरुआत में जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तब मैंने किया, एक काम उठाया था स्टैंपिंग का, अब नहीं करता मैं। वहीं अगर गाजियाबाद की हो या यूपी की हो, गुड़गांव की हो, तो मैं कर भी लेता हूँ। लेकिन वहां पे फिजिकली जाना पड़ता है, गाजियाबाद में भी फिजिकल जाना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है। लेकिन हर स्टेट का अपना अलग अलग तरीका है स्टैंपिंग का, शेयर्स का, क्योंकि स्टेट मैटर है। अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से स्टैंपिंग सर्टिफिकेट निकालने पड़ते हैं। ये चीजें आपको जब आप काम करोगे आपको पता करना पड़ेगा, उसके हिसाब से पता लगेगा। गाजियाबाद की बात करो तो वहां सिंपल सा एक वो अरे वो एडेसिव स्टैंप होते हैं, वो चिपकाने वाले होते हैं, देखा है? नहीं नहीं नहीं, अरे वो पोस्ट ऑफिस वाला नहीं होता, स्टैंप आते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, एडेसिव स्टैंप, वो चिट टाइप के होते हैं, उसको चिपकाना पड़ता है। IPO कहाँ चले गए संतोष राम जी? IPO तो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, वो तो अलग चीज है। आप पोस्ट ऑफिस में आपने नोट नहीं देखी, गांधी जी की फोटो बनी हुई थी, जैसे वो मतलब होते थे। अरे रुको यार, मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हो? हाँ, देख रहे हो ये वाला? ये देखो, दिल्ली दिल्ली में ऐसा ही मिलता है, हाँ हाँ ऐसे ही मिलता है, इसे एडेसिव स्टैम्प कहते हैं। ऐसे ही मिलता है दिल्ली में। उस पे ऐसे 200 रुपये लिखा होगा, या इस पे 5 रुपये लिखा होगा, 10 रुपये लिखा होगा, 20 रुपये लिखा होगा, ऐसे ही मिलता है स्टैम्प। क्लियर है? तो ये स्टैंपिंग स्टैंपिंग करानी पड़ती है, तो ऐसी स्टैंपिंग होती है। तो हरियाणा में और यूपी में तो ऐसी स्टैंप्स डॉक्यूमेंट पे चिपका के आपको देते हैं और आपकी स्टैंपिंग कंप्लीट हो जाती है। दिल्ली में तामझाम बहुत ज्यादा है, पहले ऑनलाइन अप्लाई करो, स्टॉक होल्डिंग के साइट पे अप्लाई करो, फिर वहां से चालान क्रिएट होगा, फिर आप वहां से कलेक्ट करो, फिर वहां से उसको उठा के लेके जाओ, सिविल लाइन में आपका कोई है ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है,
वहां जाओ फिर वहां धक्के खाओ। तो मतलब दिल्ली में बहुत दिक्कत है इसकी, तो इसलिए मैं दिल्ली का मैं काम असाइनमेंट नहीं लेता हूँ स्टैंपिंग से रिलेटेड। ठीक है। तो आपको स्टैंपिंग करानी होती है। तो ये जो स्टैंपिंग होती है ना, ये एक SH1 पे होती है। तो SH1 क्या होता है? SH1 एक तरह से हो गया आपका कि आपका ये सर्टिफिकेट शेयर लीगल डॉक्यूमेंट है कि हाँ इस कंपनी के शेयर्स आपके नाम पर हैं। ठीक है। और एक बात है, एक ओनरशिप मिल रही है आपको, स्टैंपिंग इसलिए कराई जाती है। ओनरशिप मिल रही है तो आपके पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसीलिए स्टैंपिंग मैं आपको एक चीज बता दूं। अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अभी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, चलो इंडिया की, मैं दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। जो मैंने मेरा जो 90% का जो काम होता है ना, वो सारा इन्हीं तीन जगहों का होता है। जितनी कंपनियां मैंने आज तक इनकॉर्पोरेट की हैं, ठीक है, पिछले 4 सालों में, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 10% कंपनियां नहीं होंगी ऐसे जिन्होंने आज तक शेयर स्टैंपिंग कराई हो। 60 दिन के अंदर अंदर करनी होती है स्टैंपिंग। मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने 100 कंपनियां बनाई है तो 10 कंपनियां नहीं होंगी, वैसे ज्यादा ही बनाई होगी, 10 कंपनियां नहीं आई है स्टैंपिंग कराने के लिए, कोई नहीं कराता। लेकिन कराना चाहिए। आप कभी भी किसी को अगर इनकॉर्पोरेशन का काम देते हो, सॉरी लेते हो, उनको आप पहले से बता के चलो कि आपको स्टैंपिंग। और एक बात है, ज्यादातर क्या होता है ना कि लोगों को पता भी नहीं होता कि स्टैंपिंग करानी होती है। क्यों? मैं इसका कंफ्यूजन क्यों मैं बताता हूँ। प्राइवेट कंपनी के केस में ना शेयर स्टैंपिंग ना हर जगह फिजिकली कराई जाती है। ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में एक MCA का ना अपडेट आया था, MCA का, कि अगर किसी ने पब्लिक कंपनी खोली है तो उसके जो शेयर्स होंगे वो हमेशा डीमेट फॉर्म में होंगे। डीमेट समझते हो? आप मत बोलना डीमेट क्या होता है। डीमेट समझते हो सोमेल, रोहित? डीमेट यानी कि इनको ना अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। पब्लिक कंपनी और किसको, कोई सी भी हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों को क्या करना है? डीमेट फॉर्म में ही रखना है। तो जब हम डीमेट फॉर्म में रखते हैं ना, तो इनकी इनकी पेमेंट ऑनलाइन हो जाती है। तो वहां कोई स्टैंपिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां पे अपने आप स्टैंप ड्यूटी पहुंच जाती है। तो हमें ये नहीं, ये सारी दिक्कत प्राइवेट कंपनी के केस में, इसमें फिजिकल करवानी पड़ती है। फिजिकली आपको जाके स्टैंपिंग करानी है डिपार्टमेंट में जाके, ये मुश्किल काम है। और कोई कराता नहीं है कि पब्लिक में तो लेकिन मैं बताऊं, पब्लिक में भी दिक्कत है। अगर आप डीमेट में जाओगे ना, इसका ना अच्छा खासा कॉस्ट होता है। आपको पहले, सबसे पहले शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो लाना पड़ेगा। उस लाने के चक्कर में क्या होता है, ये बहुत कॉस्टली बढ़ जाता है। ठीक है। आपको एक RTI अपॉइंट करवाना पड़ेगा। फिर एक एजेंट, वो RTI एक एजेंट होता है जो डिपॉजिटरी के अंडर आता है, चलो वो बात की चीज है, लेकिन इसमें खर्चा अच्छा खासा आ जाता है इसके मुकाबले। तो आप ध्यान रखना कि शेयर स्टैंपिंग की बात चलेगी तो प्राइवेट कंपनी के केस में फिजिकल स्टैंपिंग होती है, और पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग होती है। क्लियर है? इसकी कुछ एग्जेम्पन्स हैं, इसकी कुछ एग्जेम्पन्स हैं। अब जैसे बात हो, एक मैंने बताया था निधि कंपनी, याद हो कंपनी, निधि कंपनी पब्लिक कंपनी, बताया था बिल्कुल। इसको स्टैंपिंग एग्जेम्प्ट है, मतलब इसको कंपलसरी नहीं है कि इसको वहां से क्या कहते हैं स्टैंपिंग ऑनलाइन करनी है, कंपलसरी नहीं है ये, इसको एग्जेम्पशन मिली हुई है। तो और भी कंपनियां लिस्ट है, गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन मिली हुई है। तो कुछ कंपनियां हैं जहां पे आप पब्लिक कंपनी होने के बाद भी क्या होता है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो आपको स्टैंपिंग की नीड नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो मैंने आपको कौन कौन से फॉर्म बता दिए, एक बार मेरे को रिपीट कर दो। मैंने क्या क्या बताया आपको? आज मैंने बताया था आपको स्पाइस का, स्पाइस प्लस, फिर EMOA, फिर EAOA, उसके बाद और बताओ, अजाइल प्रो, उसके बाद INC 9, फिर उसके बाद फ्लिप फॉर्म। फ्लिप फॉर्म किसका था, कोई बताएगा? फ्लिप फॉर्म किसका था? LLP, बिल्कुल सही, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। फिर मैंने बताया था फॉर्म 3, फॉर्म 3 किसका था? LLP का ही था। किस चीज के लिए? जो एग्रीमेंट बनता है LLP का, उसको ROC को इंटीमेट करने के लिए फॉर्म 3 जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, INC 20A, INC 20A, ADT 1, DIR 12, INC 22, रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए। ठीक है। और क्या था? फॉर्म 9, वो बता दिया था। और क्या था? फॉर्म 9 किसका था? LLP का था, डिक्लेरेशन, याद है? फॉर्म 9, उसके बाद DIR 2, ये किसके लिए होता है? डायरेक्टर के लिए। किस केस में?
कंपनी के केस में। और क्या बताया था, SH1, ये क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जब आप कोई भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको ना बेसिकली ये कुछ फेमस फॉर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए कि ये सारे फॉर्म्स, स्पाइस, MOA, AOA, अजाइल, INC, फ्लिप, फॉर्म 3, INC 20A, ADT 1, DI 12, INC 22, फॉर्म 9, DR 2, SH1, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, नया चीज मैंने आपको भी बताया था, फॉर्म INC 20A और INC 22 बता देता हूँ आपको साथ के साथ। ये दो फॉर्म, ये किसके लिए होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए होता है। ये क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए होता है। अभी बताया था ना। अब इसमें नया पंगा आ गया है, जो V3 पोर्टल आया है ना, V3 पोर्टल में एक नया आ गया। आप क्या, जैसे पहले 20 फाइल करते थे ना, तो सीधा बैंक स्टेटमेंट लगाया और साइन करा के और उस पर सर्टिफिकेशन किया और फॉर्म को अपलोड कर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटो मांग रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ। मतलब कि अगर आपको 20A और 22 कोई भी फॉर्म फाइल करना है, तो आपको उस जो कंपनी का एक डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर से बोलो कि जहां तेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, पहले वहां बाहर बोर्ड टंगवाओ। बोर्ड टंगवाने के बाद उसके सामने नीचे खड़े हो जाओ और फोटो क्लिक करो, और फिर अंदर लेके जाओ उसको, जहां पे उसकी टेबल कुर्सी रखा हुआ है, जहां पे उसका बोर्ड मेंशन होना चाहिए, वहां पे उसको बैठाओ, वहां पे उसकी फोटो क्लिक करो। और दोनों दोनों में क्या होगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उस ऐप से, जो मैंने ऐप बताया था ना आपको, कैम, क्या नाम था, नाम भूल जाता मैं भी इसका, क्या नाम है, मेरे फोन में पड़ा हुआ है, नोट कैम। नोट कैम से उसकी फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक होगी, उसके नीचे उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों मेंशन होगा। वो आप कंपल्सरी अटैचमेंट मांग रहा है, नोट कैम, हाँ, वो अब आपको अटैच करनी है। अभी मेरे पास एक काम आया था, क्या कहते हैं, गाजियाबाद से, सॉरी, नोएडा से गाजियाबाद रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना था। तो उसका सारा काम पेंडिंग कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ वो फोटो की वजह से पड़ा हुआ है, वो क्या कहते हैं, फोटो की वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो फोटो क्लिक करके दे नहीं रहा क्योंकि उसने बोर्ड नहीं बनवा रखा था। तो मैंने एक बार अब ये कंपलसरी कर दिया है कि 20A में और INC 22 में है, तो अगर आप भी रजिस्टर्ड ऑफिस का कोई काम उठाएं या फिर 20A का उठाएं, तो याद पहले से कर लो कि आपको डायरेक्टर को पहले ही बोल देना है कि बोर्ड बनवा के आप फोटो क्लिक करवाना। एक फॉर्म आया था, एक्टिव फॉर्म 2019 में, आप में से शायद किसी को पता ना, 2019 में एक फॉर्म आया था कि इंडिया में किसी भी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस थे ही नहीं, सब ऐसी डम्मी चला रहे हैं। सुना होगा ना, सेल कंपनियां, शेल कंपनियां क्या होती हैं, कि लोग सिर्फ ट्रांजेक्शन घुमाने के लिए सेल कंपनियां इनकॉर्पोरेट करते थे। तो उसको वेरीफाई करने के लिए मिनिस्ट्री ने एक फॉर्म निकाला था, वो वन टाइम फॉर्म था, 2019 में आया था, उसी टाइम में हुआ। और आपको याद है कंपनी क्या कहते हैं, जब मैंने मास्टर डाटा खोला था, मैं आपको अभी इसका रिप्लाई करता हूँ सोमिल, जब मैंने मास्टर डाटा खोला था, तो वहां नीचे लिखा हुआ था एक्टिव, देखा था, एक्टिव लिखा हुआ था ना, मास्टर डाटा, कोई भी कंपनी खोलना, मास्टर डाटा खोलना, उस पर एक्टिव। जिन लोगों ने वो फॉर्म फाइल कर दिया, उसका स्टेटस एक्टिव है, और जिसने फाइल नहीं किया उसका नॉन एक्टिव है। ये वो फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट था, अगर आपने वो फॉर्म फाइल नहीं किया, तो वो आप उसको फिर आप कोई भी फाइलिंग नहीं, उस पर कोई आप कुछ नहीं कर सकते, कोई फाइलिंग ही नहीं हो सकती, पहले वो फॉर्म फाइल होगा और उसके बाद ही। तो अगर किसी ने उस टाइम में वो फॉर्म फाइल नहीं किया है, उसकी पेनल्टी मेरे ख्याल से 10,000 रुपए के आसपास है। अगर किसी ने फॉर्म फाइल नहीं किया है तो अभी भी कर सकता है, बट उसकी पेनल्टी 10,000 रुपये लगेगी। ठीक है, हाँ, आप सो मिले, ये क्लियर है। तो इन दोनों में आपको फोटो लगानी है। तो अगली काम उठाते टाइम ध्यान रखना कि क्लाइंट से फोटो मांगनी है कि भाई फोटो लगेगी आपकी। चलिए फिर आज की क्लास यहीं करते हैं खत्म। अभी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन इसलिए उठाना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि एमसीए का V3 पोर्टल नहीं चल रहा है। आज कल परसों बुरा हाल, मेरे सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं क्योंकि पोर्टल बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब तक पोर्टल साथ नहीं दे रहा तब तक हम क्या करते हैं कि जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो सारे निपटा लेते हैं। ठीक है, जो थोड़े बहुत लीगैलिटीज मैंने बताया ना कि आपको जैसे फॉर्म्स के नाम पता होने चाहिए, ये सब चीजें वो मैं आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो वो सब कर लेते हैं। बाकी जैसे जैसे पोर्टल थोड़ा ठीक से चलने लगेगा, तो फिर उसके बाद देखते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा करके कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।